नमस्कार मुलांनो, SMS अकॅडमीमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत इंग्लिश मीडियममधील मराठीच्या धड्यातील शाल हा धडा. शाल याचे लेखक आहेत राग जाधव. शाल म्हणजे एक तर शाल आपल्याला कशासाठी उपयोग होतो, तर शालीचा आपल्याला उपयोग होतो थंडीमध्ये, थंडीपासून वाचण्यासाठी. आणि तसंच काही जे आदरणीय किंवा सन्माननीय व्यक्ती असतात तर त्यांचा सत्कार करण्यासाठी या शालीचा उपयोग होतो. शाल जो होती है वो ठंडी में ओढ़ने के लिए होती है. उसके साथ साथ कोई सम्माननीय व्यक्ति रहती है कि जिनका सम्मान किया जाता है तो उनको शॉल दिया जाता है. इंग्लिश मीडियम में से जो मराठी के लेसन में से एक लेसन है शॉल, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. शॉल मतलब क्या है कि शॉल जो रहती है वो या तो ठंडी से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं या किसी आदरणीय या सम्माननीय व्यक्ति का सम्मान करने के लिए हम लोग शॉल का यूज़ करते हैं. तो शाल का लेखक कौन है, तो शाल के लेखक है राव साहेब गणपत जाधव यानी राग जाधव. उनका जन्म है 1932 से 2016. तो ये कौन कौन है, उन्होंने क्या क्या काम किया हुआ है. कवि है, समीक्षक है, ललित लेखक है. समीक्षक यानी क्या है, कोई भी लेख है या फिर कोई कहानी है उसके ऊपर समीक्षा करने वाले, उसकी जानकारी वो कितना अच्छा है या उसमें क्या कमियां रह गई वो सब बताने वाले हैं. साहित्याची जाण मतलब जो लिटरेचर है उसके बारे में भी उनको बहुत अच्छे से मालूमात थी. आणि बहुआयामी समीक्षा वृत्ती, यातून त्यांची समीक्षा विकसित झाली. मतलब क्या है समीक्षा, मतलब जो लिटरेचर के बारे में कुछ जानकारी है या कुछ बताना है उनको, तो वो अच्छे से उनका नॉलेज था. व्यापक वाङ्मयीन दृष्टिकोन आणि चिंतनात्मक ही त्यांच्या समीक्षेची वैशिष्ट्ये आहेत. मतलब क्या है कि वाङ्मयीन दृष्टिकोन, वाङ्मयीन मतलब क्या है कि जो हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं या उसके बारे में सुनते हैं तो उसको कहाँ किस तरह से देखा जाए, तो वो उनकी जानकारी अच्छे से थी. उसके साथ साथ चिंतनात्मकता, मतलब क्या है चिंतन, उसके बारे में कुछ हमको डिस्कस करना है या कुछ बातें सुननी है, बतानी है, तो वो उनकी एक खासियत थी. त्यांच्या समीक्षा विषयक लेखनाची 30हून अधिक पुस्तके आहेत. मतलब उनके 30 से भी ज़्यादा उनके पास बुक्स अवेलेबल है उनकी खुद की. साहित्य व सामाजिक संदर्भ, आनंदाचा डोह, निळी पहाट, आधुनिक मराठी कवयित्रींची कविता, साठोत्तरी मराठी कविता व कवी, आगळी वेगळी नाटके, ये सब समीक्षात्मक बुक्स है. वैसे ही वियोग ब्रह्म, मावळतीच्या कविता है, कविता संग्रह इत्यादि लेखन प्रसिद्ध है. मतलब उनकी खुद की भी कुछ बुक्स हैं. 1970 ते 1990 या काळात ते विश्वकोशाचे संपादनात सहभागी होते. मतलब जो विश्वकोश बनाया गया वो उनका वहाँ पे उनका भी सहभाग था 1970 से लेके 1990 तक. अभी थोड़ी शाल के बारे में, जो इस लेसन के बारे में कुछ जानकारी है वो हम देखते हैं. शालीभोवती असलेल्या लेखकाच्या आठवणी या पाठातून व्यक्त झाल्या आहेत. मतलब क्या है, ये शाल से रिलेटेड जो भी उनके कुछ यादें हैं वो उन्होंने इस लेसन में बताए हुए हैं. शाल ही प्रतिकात्मक आहे. शालीमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणारा आहे. प्रतिकात्मक मतलब क्या है, जो हम लोग बोलते हैं कि किसी के बारे में कोई, जैसे सम्मान के लिए हम लोग क्या करते हैं कि शॉल देते हैं और श्रीफल यानी नारियल देते हैं. तो वो वहाँ पे क्या होता है प्रतीकात्मक, मतलब कुछ एक सिंबल रहता है जिसकी जानकारी उस शॉल से मिलती है. शालीमुळे येणारी शालीनतेचा संदर्भ, शालीनता यानी नम्रता या जो शांतिपूर्ण भाव है वो अंतर्मुख करणारा है. मतलब वो बताने वाला है इस लेसन के द्वारा. पाठातील औदार्याचे उदाहरण हे माणसाची संवेदनशीलता जपणारे आहे. मतलब क्या है, इस लेसन में जो उदारता दिखाई है लेखक ने, तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया हुआ है. वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणींचे मोल महत्वाचे असते. कोणत्याही निर्जीव वस्तूशी निगडीत असलेले संदर्भ मानवी भावना तरळ ठेवतात. वस्तूंशी निगडीत कोणतीही आठवण
असो वा प्रसंग त्यांचे मानवी संदर्भात सर्वार्थाने महत्वाचे ठरतात. मतलब क्या है कि जैसे हमको यादों की जो जानकारी है, ये यादों के बारे में बहुत हम भावुक होते हैं. कोई भी चीज हो, किसी ने गिफ्ट दिया हुआ हो, एक छोटा सा पेन भी क्यों ना हो, लेकिन हमारी उनसे यादें जुड़ी हुई रहती है. वो किस तरह से दिया गया है, कभी दिया गया है, बर्थडे में दिया गया है, या हमारा कोई परीक्षा में अच्छा नंबर आया है, या कुछ अच्छे से हमारा काम हुआ है. तो जब भी हमको किसी ने गिफ्ट दिया है तो उसके रिलेटेड हमारी जो जानकारी रहती है, यादें रहती है, वो बहुत ही अच्छी रहती है. तो उसके बारे में उन्होंने इस लेखक में बात बताया हुआ है. एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही निमित्ताने गेलो होतो. मतलब क्या है, हमारा जो लेखक है वो पु ल देशपांडे इनके घर पे किसी काम की वजह से गए हुए थे. पु ल देशपांडे जो महाराष्ट्र के सबसे बढ़िया और एक बड़ा व्यक्तिमत्व जिसे कहा जाता है कि लेखन बोलो, साहित्य बोलो, या कविता बोलो, या कोई ललित लेख बोलो, मतलब हर चीज में उन्होंने खुद पिक्चर की स्टोरी भी लिखी है, पिक्चर को म्यूजिक डायरेक्ट भी किया हुआ है, खुद उसमें काम भी किया हुआ है. मतलब उनके बारे में बोला जाता है ऑल इन वन. तो उनके घर पे हमारे लेखक का कुछ काम था, तो उसके लिए वो वहां पे गए हुए थे. काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो, तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले आणि विचारले, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय. मतलब काम होने के बाद लेखक वहां से निकलने की तैयारी में ही थे, तभी सुनीताबाई मतलब जो पु ल देशपांडे की वाइफ है, और वो खुद भी उनका एक अच्छा नाम है, और वे बहुत ही दोनों भी, मतलब पु ल देशपांडे और सुनीताबाई दोनों भी बहुत ही बड़ी हस्ती है. उन्होंने लेखक को रुकाया और पूछा कि आपको अगर शॉल देंगे तो चलेगा क्या. अभी ये क्या होता है, पूछना जरूरी रहता है कि किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे. तो भले इतनी बड़ी हस्ती है, फिर भी उन्होंने एक रिस्पेक्ट के लिए लेखक को पूछा कि आपको शॉल देंगे तो आपको चलेगा क्या. मी एका पायावर हो म्हटले. मतलब क्या है कि मैंने तुरंत ही हाँ बोला, बिना कुछ सोचे समझे ही लेखक ने उनको उसमें हामी भर दी. पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला. मतलब क्या है, पु ल देशपांडे और सुनीताबाई ये बड़ी हस्ती होने के कारण उनकी तरफ से शॉल का मिलना यानी लेखक के लिए बहुत ही बड़ी और गर्व की बात थी. ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेस मध्ये ठेवून दिली. मतलब उन्होंने वो शॉल लेके आए, लेकिन उसको यूज नहीं किया. उनके रूम में एक सूटकेस थी, वो सूटकेस में अच्छे से रख दी. वापरली मात्र कधीच नाही. मतलब उन्होंने यूज कभी की नहीं. वो पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. मतलब वाई एक शहर है, वहां पे विश्वकोश के प्रेसिडेंट बोल के हमारे लेखक वहां पे गए. तिथे नदीकाठच्या पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे. मतलब वो नदी किनारे एक स्कूल था, वो स्कूल के रूम में वो रहते थे. खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या. मतलब वो जो रूम थी वो कृष्णा नदी के किनारे में, उनकी जो विंडो थी वो कृष्णा नदी के किनारे पे साउथ एंड में खुल रही थी. थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकी खालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती. मतलब क्या है, ठंडी के दिन थे और एक लेडी उनकी खिड़की के नीचे ही एक छोटा घाट जैसा, घाट मतलब क्या है, कुछ स्टेप्स रहते हैं और वो स्टेप्स उतरने के बाद हम लोग पानी में उतर सकते हैं. तो वहां पे वो क्या कर रही थी, अपने छोटे बच्चे को एक टोकरी में रख के मासे मतलब जो फिश है वो पकड़ने की तैयारी कर रही थी. तिचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत रडत होते. मतलब वो जो छोटा बच्चा था वो ठंडी की वजह से सिकुड़ सिकुड़ कर रो रहा था, पण आई तिकडे बगत नव्हती. मतलब वो माँ उसकी तरफ देख नहीं रही थी क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी फिश पकड़ के मार्केट जाना था.
मला मात्र राहावलं नाही, मी सुटकेसमधील पुलकित शाल काढली. मतलब क्या है, लेखक से रहा नहीं गया वो देख के, तो उन्होंने उनके सूटकेस में जो पुल देशपांडे जी ने जो शॉल दी थी वो सूटकेस से निकाल ली. 5-50 रुपयांच्या नोटा काढल्या. मतलब कुछ 5-50 रुपये उन्होंने अपनी जेब से निकाले और त्या बाईला हाक मारली. मतलब वो औरत को उन्होंने आवाज दी. खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ. मतलब वो शॉल और पैसे उन्होंने खिड़की में से वो लेडी को दे दिए और बोला कि पहले उस बच्चे को उस शॉल में लपेट लेना और आणि मग मासे मारत बैस. मतलब उसके बाद तुम मच्छी यानी फिश मारते बैठना या पकडते बैठ देना. या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती. मतलब क्या है, ये जो घटना उनके साथ घटी थी वो बहुत ही उनके लिए अच्छी थी और आनंददायी थी कि जैसे उन्होंने जो शॉल मिली थी पुल देशपांडे और सुनीताबाई की तरफ से, तो उससे भी ज्यादा महत्व इस चीज को या इस घटना को उन्होंने दिया हुआ है. कविवर्य नारायण सुर्वे खूब सभा सम्मेलने गाजवत. मतलब कविवर्य ये भी एक बड़ा नाम है मराठी लिटरेचर में, नारायण सुर्वे करके. कविवर्य मतलब सब कवियों से सबसे बड़े. नारायण सुर्वे खूब सभा सम्मेलने गाजवत. मतलब वो कोई भी सभा में या सम्मेलन में जाते थे तो वहां पे उनका नाम होता था और वो बहुत ही बढ़िया कवि थे. पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही झाले. मतलब वो लिटरेचर का जो ये रहता है सम्मेलन रहता है उनके मेन प्रेसिडेंट बन गए. परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे. मतलब क्या है, तो वो इतने अच्छे कवि थे तो उनके प्रोग्राम के लिए बहुत ही भीड़ जमा होती थी. प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत रही. मतलब क्या है, हर एक प्रोग्राम में उनको सम्मानाची शाल, मतलब वो आदरणीय या सम्माननीय व्यक्ति कहलाते थे, जिसकी वजह से उनको शॉल और श्रीफळ यानी नारियल उनको मिलता रहता था. एकदा ते मला म्हणाले या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे. मतलब एक बार उन्होंने लेखक से बात की, तभी उनको बताया कि ये इतने मेरे पास शॉल जमा हो गए हैं जिसकी वजह से मैं शालीन यानी नम्र बनने लगा हूं. त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोच माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती. मतलब क्या है कि उनके बोलने का जो टोन था या एक टोन रहता है कि जो किसी को जानबूझ के ताना मारा रहता है, तो वो उन सबके ध्यान में आए ऐसा ही था. शाल व शालीनता यांचा संबंध काय, मतलब शॉल और नम्रता इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है. खरे तर खरीखुरी शालीनता शाली विनाच शोभते. मतलब क्या है, जो सचमुच की जो शालीनता है वो कभी कहलाती है तो वो बिना शॉल के भी. मतलब क्या है कि ज्यादातर हम देखते हैं कि किसी का सम्मान करते हैं या कोई बड़ी आसामी रहती है, बड़े लोग रहते हैं, तो वो थोड़े नामचीन होने के बाद उनको थोड़ा गर्व चढ़ता है या अभिमान रहता है. तो ऐसा जो कविवर्य नारायण सुर्वे थे तो उनको बिल्कुल ही नहीं था. सुर्वे मुळातच शालीन. शालीच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही. मतलब सुर्वे जो थे वो बॉर्न ही नम्र थे, तो उनके लिए ये शॉल वगैरह कुछ भी गर्व की बात नहीं थी. उनके लिए ये नॉर्मल ही था, कभी ही क्षीण झाली नहीं. मतलब जो उनकी शालीनता या नम्रता थी वो कभी कम नहीं हुई. मी कविवर्यांना म्हटले शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईल. मतलब लेखक ने उनको नारायण सुर्वे जी को क्या बताया कि अगर शाली की वजह से नम्रता आती रहेगी तो इसके लिए मैं कर्जा उठाऊंगा, भिकेला लागेल, मतलब भीक मागूंगा, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेचच नेऊन देईल. मतलब कि अगर इसकी वजह से, ये शॉल देने की वजह से अगर सामने वाले की शालीनता होती है या नम्रता होती है तो मैं कर्जा उठाऊंगा, भीख मांगूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन बहुत सारे शॉल खरीद के हर एक को एक एक शॉल दे दूंगा.
यावर तो शालीन कवी मनापासून हंसला। या इसके ऊपर जो कविवर्य नारायण सुर्वे जी थे उन्होंने सिर्फ स्माइल किया। शालीमुळे शालीनता येते की जाते, या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच आहे। मतलब अभी जो हमारे लेखक है उन्होंने खुद को ही सवाल किया कि शॉल की वजह से नम्रता आती है या जाती है, तो उसके ऊपर उन्होंने खुद ने ही आंसर दिया कि जाती है। क्योंकि क्या है, आदमी जैसे जैसे उसको सम्मान मिलने लगता है, बड़ापन आता है, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है, अभिमान जाग उठता है, गर्व आ जाता है कि जिसकी वजह से वो दूसरे साथ के आदमियों को या साथ वाले जो भी कलाकार रहते हैं या कवि वगैरह रहते हैं या हमारे साथ के जो भी ये रहेंगे उनको वो कम समझने लगते हैं कि कोई भी आदमी श्रेष्ठ होता नहीं है, तो श्रेष्ठ अपनी नम्रता या शालीनता से वो बनता है। सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा है। मतलब क्या है कि ये सम्मान जो करते हैं जिसकी वजह से सामने वाले को गर्व या अभिमान जागृत होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम एक नम्रता से चलने वाले आदमी को गंवाएंगे और इसके साथ साथ ऐसे ही बहुत सारे लोगों को हम गंवा सकते हैं। मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो। मतलब अभी जो हमारे लेखक है वो 2004 में मराठी साहित्य सम्मेलन मतलब मराठी लिटरेचर के वो बिना रोकटोक के प्रेसिडेंट बन गए। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला। मतलब उस 2-3 साल के अंदर उनको भी बहुत सारे शॉल मिल गए। एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6 खोलीत त्यांना ठेवणे शक्य नव्हते। मतलब उनके पास इतने शॉल जमा हो गए कि उनकी जो रूम थी वो 8x6 थी, तो उसमें वो शॉल रखना उनको मुमकिन नहीं था। मग मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून ते निकटवर्तीय मित्राकडे ठेवले। मतलब अभी उन्होंने क्या किया, वो सब शॉल जमा किया और एक साथ बांध के उनका एक करीबी दोस्त था उसके घर पे रख दिया। वो त्या शाली वापरण्याचे वगैरह त्याला सर्वाधिकार दिले। मतलब उन्होंने उनको वो शॉल वापरने को या किसी को देने के लिए उनको बता दिया। लेकिन बिचारा अति प्रामाणिक त्याच्याही छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले। मतलब क्या है, वो जो दोस्त था उनका वो भी बहुत ही प्रामाणिक था, नेक था। उसके लिए उसने क्या किया, अपने भी एक छोटी खोली में वो संभाल के रखा। हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना। मतलब क्या है, लेखक ने वो क्या किया, आस्ते आस्ते वो एक एक शॉल सबको बांट दी। जो गरीब थे या मेहनत करने वाले थे जिनके पास ये शॉल अवेलेबल नहीं होती थी, तो उनको मैंने ये सब बांट दिया। याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे। मतलब क्या है, जब भी वो प्रेसिडेंट बन गए थे उसके बाद ही कई टाइम उनको शनिवार पेठेतील, मतलब जो शनिवार पेठ करके एक एरिया का नाम है, वहाँ पे ओंकारेश्वर मंदिर है। ओंकारेश्वर मतलब शिव जी का मंदिर है। उसके ब्रिज के ऊपर वो हमेशा शाम को घूमने के लिए जाया करते थे। तेथील कट्ट्यावर बसणे मला आवडे। मतलब वहाँ पे एक बैठने के लिए जगह बनाई गई थी, तो वहाँ पे उनको बैठने के लिए बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिवस काय घडले की कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले। मतलब जब भी वो रोज घूमने के लिए वहाँ पे जाते थे बैठने के लिए, तो वहाँ पे एक दिन ऐसा हुआ कि कड़क ठंडी, मतलब जो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, और उसमें एक बूढ़ा और वीक भिखारी, वहाँ पे जो बैठने की जगह थी वहाँ पे एक फटा हुआ और सब जुना ऐसा एक कपड़ा लेके वहाँ पे ठंडी में सिकुड़ के बैठा था। दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वरच्या कट्ट्यावर आलो। तो म्हातारा होताच, त्याला दोन्ही शाली दिल्या। त्याने थरथरत्या हाताने मला नमस्कार केला। मतलब दूसरे दिन लेखक ने क्या किया, लेखक से वो रहा नहीं गया वो देख के, तो उन्होंने दूसरे दिन 2 शॉल अपने घर से लेके आए और वहाँ पे जो ओंकारेश्वर के मंदिर के वहाँ पे जो बूढ़ा बैठा था उनको वो दोनों शॉल दे दिए। और वो बूढ़े ने फिर
उनको दोनों हातों से नमस्ते किया. पुढे 4-5 दिवस मला काही कामांमुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वरला जाण्यास उसंत लाभली नाही. मतलब आगे 4-5 दिन उनको किसी काम की वजह से वहां पे घूमने को जाने को टाइम नहीं मिला. उसंत म्हणजे टाइम किंवा वेळ. त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करीत राहिलो. मतलब उसके 5-6 दिन के बाद वो दोबारा से वहां पे जाने चालू हो गए. मग एक दिवस त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली. मतलब एक दिन क्या हो गया, उनको ऐसे बैठे थे तो अचानक से वो जो बूढ़ा भिखारी था उसकी याद आ गई. तो नेहमीच्या ठिकाणावर नव्हताच. मतलब वो रोज की जगह पे वहां पे बैठा नहीं था. तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो आणि पुलावरून चालू लागलो. मतलब जो ओंकारेश्वर मंदिर के बाजू से एक पुल जा रहा था, तो वो पुल के ऊपर से घूम के आने के लिए लेखक वहां से उठ के खड़े हो गए और आगे चलने लगे. पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. मतलब क्या है, पुल से जब वो आगे बढ़ने लगे तभी पुल के बराबर बीचों बीच वो बूढ़ा भिखारी उनको दिखा. तो लेखक तुरंत उसके पास पहुंच गए. पाहतो तो काय, तीच चिरगुटे अंगाखाली व अंगावर, तेच कुडकुडणे, तेच दिनवाणे जीने. मतलब उन्होंने आगे जाके देखा तो क्या हो गया, जैसे वो पहले था वैसे ही फटे पुराने कपड़े पहन के और उसको नीचे बिछा के ठंडी से सिकुड़ रहा था. तो वो ऐसे ही भिखारी के जैसे ही वो बैठा ही था. मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले का? तो लेखक ने उनको पूछा कि आपने मुझे पहचाना क्या? तो वो बूढ़े ने नकारार्थी माना लवली. मतलब ना ऐसे अपने गर्दन हिला के उनको बता दिया. मग मीच म्हटले, बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते? मतलब लेखक ने उनको पूछा कि 5-6 दिन पहले मैंने तुमको 2 शॉल दिए थे पहनने के लिए, तो आपको याद है क्या? यावर म्हातारा खुल्ला व पुन्हा हात जोडून म्हणाला, हे भल्या माणसा, तू लई मोठा म्यासनी शाली दिल्या, पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील. मतलब जैसे उन्होंने याद दिलाने के बाद वो बूढ़ा आदमी एकदम से वो खुश हो गया और हाथ जोड़ के उनको बोला कि भल्या माणसा मीन्स हे दयालु आदमी, आप बहुत ही बड़े हो. मतलब तू लई मोठा. म्यासनी मीन्स मला शाली दिल्या, मतलब मुझे आपने शॉल दे दी. पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील, मतलब मेरे जैसे भिखारी को शॉल कैसे अच्छी लगेगी. इसका रीजन ये था कि एक तो वो भिखारी था और अच्छे से शॉल मिलने के बाद ना ही उसको कोई भीख देता था, और या तो फिर कोई उसको ऐसे बोलता था कि ये शॉल कहाँ से चोरी करके लेके आया क्या. और वो शॉल मिलने की वजह से उसको भीख नहीं मिलती तो उसका पेट नहीं भरता था. उसके लिए उन्होंने लेखक को बताया कि मुझे ये शॉल कैसे अच्छे लगते थे. त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लय वाईट. मतलब क्या है, वो शो दिखाने की बदले मेरे जो पेट में खाने की वजह से आग लगी है वो बहुत ही बुरी है. मतलब खाने के लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं. मी शाली इकल्या व 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा. मतलब उन्होंने वो जो 2 शॉल थी वो और किसी को बेच दी, और वो शॉल के बदले में जो पैसे मिले उसमें 2-3 दिन अच्छे से खा लिए. क्योंकि क्या है, वो जिसके लिए वो भीख मांग रहा था, वो किसके लिए भीख मांग रहा था, तो पेट के लिए भीख मांग रहा था. तो अगर पेट भरा हुआ है तो वो खुश रहेगा. आमचं हे असलं बिकट जीणं, तुझं लई उपकार आहेत बाबा. मतलब क्या है, अभी उनका भीख मांगना ये मतलब क्या हो गया कि बहुत ही खराब जीना हो गया, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकते थे. उसके लिए वो उनको बोल रहे, लेखक को बोलते हैं कि तुम्हारे बहुत ही हमारे उपकार हो गए. मतलब उपकार मीन्स एहसान हो गए. शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. मतलब क्या है कि शालीची शोभा मतलब शॉल बहुत ही अच्छी दिखती है, या वो बहुत ही किसी के बदन पे खुल के आती है, और उसकी वजह से मिलने वाली गर्मी वो अलग रहती है. लेकिन उसके साथ साथ पेट की आग, और वो पेट की आग में अगर खाना जाएगा तो खाने की वजह से आने वाली गर्मी, उनका एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं हो सकता. भुकेल्यास अन्न द्यावे
तहानलेल्यास पाणी द्यावे आणि हेही जमले नहीं तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्यात। मतलब क्या है, अगर भूखेला है, कोई भूखा है तो उसको खाने को दे दो, अगर कोई प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ। लेकिन अगर ये भी नहीं होता है तो जो भी सम्माननीय व्यक्ति रहते हैं या आदरणीय व्यक्ति रहते हैं जिनको ये शॉल्स मिलती है और लेकिन उसका यूज वो कुछ करते नहीं है, तो ये जो शॉल रहती है वो किसी को दान में देना चाहिए। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ऐसे लोग हैं कि जिनको भूख लगी है या ठंडी से सिकुड़ रहे हैं तो उनके लिए वो बहुत ही लाभदायक होगा। हमने यहाँ पे देखा कि जैसे हमारे लेखक है उसके साथ साथ जो उनके साथ कविवर्य नारायण सुर्वे जी थे या उसके पहले पु ल देशपांडे जी थे, तो इन्होंने सब ने किसी के न किसी को हेल्प की है या वो इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी बहुत ही साधारण से जीवन बिता रहे हैं और दूसरे को हेल्प करने में वो धन्य समझ रहे हैं। तो उसके लिए हमको भी यही देखना है कि आगे हमारे जीवन में भी आगे चल के हम भी इसी तरह किसी न किसी गरीब की या जो जैसे बोलते हैं कि भिखारी है या जिसको ज़रूरतमंद है तो उसकी हमको मदद करनी चाहिए। और हम आगे चल के यही जो क्वेश्चन आंसर है वो दूसरे चैप्टर में या दूसरे वीडियोस में हम देंगे आपको। धन्यवाद।